मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों कर्नाटक छाया है। कांग्रेस कर्नाटक के चुनावी फार्मूले पर आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी कर्नाटक की हार पर मंथन कर नई रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के कामकाज पर भी बहस शुरू हो गई है। दरअसल कर्नाटक में निजाम बदलने के साथ ही पुराने कानूनों को पलटने का काम भी शुरू हो गया है। खासकर बीजेपी सरकार के हिंदुत्व वाले कायदे धड़ाधड़ बदले जा रहे हैं। आलम यह है कि बीजेपी सरकार ने गौ हत्या पर रोक के लिए जो कानून बनाया उसे तक बदलने की तैयारी है। ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ। ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಇದ್ದಾಗ ಬಿಲ್ ತಂದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಕೋಣ ಮತ್ತು ಎಮ್ಮೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಸುಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋಬೇಕು। ಈಗ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಕಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಹಸು ಯಾಕೆ ಕಡಿಬಾರ್ದು? यही नहीं, सिद्धरामैया सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण के कानून को रद्द करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस पर मोहर भी लगा दी है। जल्दी ही इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य में कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार और हिंदुत्ववादी विचारक वीडी सावरकर पर चैप्टर हटाने का भी फैसला किया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर मध्य प्रदेश में बीजेपी उबल पड़ी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं, इसलिए कर्नाटक में जो वापस लिया गया है धर्मांतरण वाला, इससे आप कांग्रेस का हिडन एजेंडा समझ जाओ। अब खड़गे जी तो कुछ बोलेंगे नहीं, बोलने स्थिति में भी नहीं होंगे, पर प्रियंका जी राहुल जी से जरूर सवाल है कि प्रियंका जी कहती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अब ये तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए था धर्मांतरण विधेयक, उनको संरक्षण देने के लिए था। क्या कानून रद्द करना जिहादियों को संरक्षण देना नहीं है? एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। कर्नाटक के अंदर जिस प्रकार से चुनावी हिंदू बनकर श्रीमान राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस प्रकार से छल किया था कर्नाटक की जनता के साथ, झूठे और छल कपट के आधार पर चुनाव तो वो जीत गए, लेकिन आज उन्होंने कर्नाटक के अंदर जो शुरू किया है कि धर्मांतरण विरोधी कानून रद्द करके जिहादी चेहरा कांग्रेस का उजागर हुआ है। वहीं कांग्रेस इसे बेवजह की सियासत बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी नई सरकार आती है तो अपने हिसाब से कायदे कानून बनाती है। अगर इसमें खामी है तो कर्नाटक के बीजेपी विधायक सदन में अपनी बात रखें। यही नहीं, कांग्रेस मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक को अपनी देन बताकर सवाल उठा रही है कि बीजेपी सरकार ने जुबानी जमा खर्च के अलावा किया क्या है। ये विधानसभा की विधि है, विधानसभा में बोले, वहाँ कर्नाटक की विधानसभा में बयानबाजी करने से क्या धरा है? कानून बनाने का जितना अधिकार इनको था उतना अधिकार समीक्षा करने का दूसरी सरकार को भी है। ये सारे कानून ऑलरेडी हैं, केंद्र सरकार का कानून है, राज्य सरकारों के कानून है। भाजपा ने करा क्या सिवा प्रोपेगेंडा करने? मध्य प्रदेश में 67 से कानून चल रहा है, 7 साल की सजा 10 साल की बढ़ा के सख्त कर दिया, फांसी पे चढ़ा दें। किसको चढ़ाए फांसी बताइए? कितने मुकदमे दर्ज हुए 20 साल में, यही बता दें। सिवाय जो है लोगों को भड़काने, लोगों को गुमराह करने, एक भ्रम फैलाने के अलावा इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई विकास, सुशासन, जन कल्याण के साथ हिंदुत्व के पिच पर भी हो रही है। बीजेपी का ये तो पारंपरिक एजेंडा है, तो कांग्रेस भी हिंदुत्व समर्थक दिखाने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही। ऐसे में कर्नाटक सरकार के फैसलों ने हिंदुत्व के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने का मौका मध्य प्रदेश में बीजेपी को दे दिया है। देखना यह है कि वो इसमें कितना सफल होती है और कांग्रेस को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कर्नाटक इफेक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों हो रही कर्नाटक पर टकराहट? क्या कर्नाटक सरकार के फैसलों का मध्य प्रदेश या आगामी राज्यों में जहां चुनाव हैं वहां पड़ेगा इफेक्ट?
सिद्धरमैया सरकार के फैसलों से मध्य प्रदेश में क्या कमजोर पड़ जाएगा कांग्रेस के हिंदुत्व का एजेंडा? कर्नाटक सरकार के फैसलों को हिंदुत्व विरोधी प्रचारित करने से भारतीय जनता पार्टी को क्या मिल पाएगा चुनावी फायदा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और मैं ये कहूँगा कि ये नाटक शुरू हो गया। नाटक यूँ कि इसके अलावा भी कुछ और काम थे जो बेहद ज़रूरी थे। ये हेडगेवार जी या विनायक दामोदर सावरकर जी के चैप्टर जो है किताबों से हटाने का, या धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का, ये फैसले बाद में किए जा सकते थे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, जिन पर कांग्रेस बात करती है, सरकार आने पर उन पर ही काम करती। इन पर शुरुआती दौर में इनसे ही ओपनिंग करना, कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी क्लोजिंग करने का मौका दे दिया। तो धर्मांतरण पर जब ये निर्णय आया, सियासी उबाल आना लाजमी था। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह चित्त और चरित्र है कांग्रेस का। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये पार्टी की विचार और सोच को परिलक्षित करता है कि बहुसंख्यक वर्ग के प्रति उनकी कितनी सोच है। एक नेता बयान भी दे रहे हैं कि जब अन्य पशु काटे जा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं काटी जा सकती। मैं तो ये कह रहा हूं, आदमी क्यों नहीं काटे जा सकते? काटो। वैसे तो प्राणियों पर ही प्राणी जो जीवित प्राणी हैं उनके लिए एक कंप्लीट अधिनियम बनना चाहिए कि भाई उनको भी प्रकृति में जन्म लेने का और अपने तरह से मरने का अधिकार है। और जानवर और इंसान में इतना ही फर्क है कि इंसान थोड़ा रिसर्च करके अपने खाने कमाने की व्यवस्थाएं थोड़े अलग तरीके से कर लेता है। लेकिन ठीक है, गुड़ खाएंगे, गुलगुलों का परहेज करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीफ को लेके सपोर्टिंग हो जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अब ये वैसे मध्य प्रदेश में ये उपाधि 2003 में उमाश्री भारती को मिली थी। वो उन्हीं के पद चिन्हों पर परिलक्षित हैं। थोड़ा जब बहुत ही तीखे अंदाजों की बात करता है तो हमारे यहाँ एक उनको उपाधि दी जाती है कि फायर ब्रांड। तो फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। और वैसे ही एक और प्रखर प्रवक्ता अपराजिता पांडे कांग्रेस से हमारे साथ हैं। और ये शब्दों की आग बुझाने के लिए उतने ही शांत स्वभाव के संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं। तो ये जो शब्दों की आग उठेगी वो मुझे लगता है कि सतपुड़ा जैसी नहीं रहेगी, बुझ जाएगी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अपराजिता जी, मुझे आपको भी लगता होगा कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक और हेडगेवार और विनायक दामोदर सावरकर के चैप्टर, ये सब चीज़ों से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें राज्य के पास मौजूद होंगी, क्योंकि वहाँ पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तमाम अव्यवस्थाएं जिनका आप जिक्र करते थे, तो एक अच्छी शुरुआत अन्य चीज़ों से भी की जा सकती थी। सिर्फ यही चीज़ों से शुरुआत क्यों की? नवीन जी, अन्य चीजों से भी शुरुआत हुई है। इन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करके मुद्दा बनाया जा रहा है। और देखिए, जब कोई भी सरकार आती है तो अपने हिसाब से अपने तरीके से काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति सिर्फ चैप्टर्स डिलीट करने में, हिस्ट्री को चेंज और डिस्टॉर्ट करने में, इतिहास लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहते, या फिर लाइब्रेरी का नाम चेंज करने में जो नेहरू जी के ऊपर रखी गई, ये सब भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। क्योंकि वो रोडों के, म्यूजियम्स के, इंस्टीट्यूशंस के नाम चेंज कर सकते हैं, बट आप कभी भी इतिहास को मिटा नहीं सकते। और जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, हम मध्य प्रदेश में बैठे हैं नवीन जी। 21 अक्टूबर 1968 को यहां पे कौन धन परिवर्तन के खिलाफ अधिनियम लेकर आया था? वो थी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद 2021 में
भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लेकर आए 2021 में। मेरा उसमें एक क्या सवाल हुआ? मेरा उसमें एक ही- सवाल मेरा एक जी। सवाल है। सवाल ये है कि आप अगर मध्य प्रदेश में इसको लेकर आए थे उस वक्त, इसका मतलब है कि आप इसके पक्ष में थे कि धर्मांतरण विरोधी कानून होना चाहिए। जब इसके पक्ष में थे तो कर्नाटक में इसके विपक्ष में क्यों चले गए? वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ नवीन जी। जी जी। कांग्रेस पार्टी हमेशा धर्मांतरण के विपक्ष में ही बैठी, कभी पक्ष में नहीं बैठी। और कर्नाटका में भी आप देखेंगे जिस प्रकार से लव जिहाद के मुद्दे और धर्मांतरण की बातें होती हैं, बहुत सारे कानून बने हैं, उन्हीं कानूनों के साथ काम करके आपको दिखेगा कि इसमें गिरावट आएगी। क्योंकि जब आप सही तरीके से काम करते हो, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हो, तो चीजें बहुत बदल सकती है। कमिंग बैक टू मध्य प्रदेश, नवीन जी, यहां पर क्या हुआ? जो 2021 में अधिनियम लेकर आई भारतीय जनता पार्टी, उसके खिलाफ कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए कि भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें आपत्ति है आपके 10(1) और 10(2) से। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान कहता है कि यू कैन प्रैक्टिस, यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन दिस कंट्री। तो हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का जो ये अधिनियम था उसको क्वॉश किया। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। फिर क्या हुआ? ये सुप्रीम कोर्ट गए, सर्वोच्च न्यायालय गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको रिलीफ नहीं दी। और दो चीजें मैं आपके माध्यम से यहां से दर्शकों को बताना चाहती हूं, जिसका उत्तर मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहती हूं। नंबर 1, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा, मैं कोट उनका कर रही हूं, कि हमारी सरकार दूसरे धर्म में शादी और धर्म परिवर्तन के खिलाफ नहीं है। ये साफ शब्द थे उनके, नवीन जी। तो हाँ, आज तो भारतीय जनता पार्टी का धर्मांतरण कानून में ये भी यही है। जनता के धर्मांतरण सामने कानून में भी ये पढ़ो तो आप, उस मसौदे में भी ये कि अगर वो जबरन है, बहला फुसला के है, तो उसमें आता है। यही तो जांच का विषय है। ये अब जो लोग एफिडेविट दे देते हैं कि भाई हम दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, उनको कोई इश्यू नहीं है। ये तो ये होता है जब वो कुछ भाई पता चलता है कि व्यक्ति अपना नाम बदल के कोई नाम कुछ और है, ऐसे केसेस आए, उसके लिए ये है। उसमें भी मसौदा पर। खैर, मैं आता हूं आपके पास, यही तो बात है। मैं आता हूं आपके पास, एक बार प्रतिक्रिया और लेता हूं। एक बार आज 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। मुझे ये बता दे कि लव जिहाद के कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं और कितने लोगों को सजा मिली? लगातार हो रहे हैं। मैं आपकी बात प्रतिक्रिया ले लेता हूं, मैं पूछ लेता हूं आपकी बात। नेहा बग्गज। नवीन जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी का साथ जिहादियों के साथ हमेशा से रहा, ये हम जानते हैं। दिग्विजय सिंह जो अपना शांति का दूत जाकिर नायक को मानते हैं, जिनके लिए एक आइडल हाफिज साहब है, उसामा जी है, जो कांग्रेस आधी रात को आतंकवादियों के सम्मान में कोर्ट खुला देती है कि उन्हें कहीं फांसी की सजा ना हो जाए, जो कांग्रेस कभी उन बेटियों के लिए नहीं बोलती जिनका धर्मांतरण किया जाता है, जिन्हें कलावा पहनकर, टीका लगाकर, नाम बदलकर, जिनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, जिन्हें सेक्स स्लेव्स बनाया जाता है, जिनके साथ प्रताड़ना होती है, और जिसको खुद शशि थरूर ने अपने ट्वीट के माध्यम से सुषमा स्वराज जी को ट्वीट करके कहा था कि मेरे प्रदेश की, मेरे राज्य की कुछ बेटियों का धर्मांतरण करा गया है, उनकी माएं बहुत परेशान हो रही हैं, उन्हें अफगानिस्तान भेज दिया गया है और वो ISIS जैसे संगठनों में जुड़ गई हैं। आज कांग्रेस पार्टी उस पर कुछ नहीं बोलती। जब कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ओमन चंडी ने विधानसभा में केरला की खड़े होकर कहा था कि 7,000 से अधिक बच्चियों का धर्मांतरण हो गया है और वो गैर इस्लामिक लड़कियां हैं, तब कांग्रेस पार्टी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसी प्रकार से एक कम्युनिस्ट विचारधारा से आने वाले कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री केरला के, उन्होंने इस बात को स्वीकारा था और कहा कि अगर जल्दी इस पर काबू नहीं किया गया तो केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। तब कांग्रेस को दिखाई नहीं दिया। जब मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं, आपने कांग्रेस को कभी इस पर बोलते हुए नहीं सुना होगा। पिछले दिनों दमोह में हिंदू और जैन बेटियों को हिजाब पहना दिया गया था, तो कांग्रेस पार्टी गंगा जमुना तहजीब की दुहाई देती नहीं थक रही थी। तो एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस वही है जो हाथ जोड़कर, कमलनाथ जी ने 2018 के चुनाव से पहले कहा था ना कि 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, कृपया करके हमें वोट दे दीजिए। आपने कभी कांग्रेस को सत्य के साथ खड़े होते देखा है? आपने कभी कांग्रेस को हिंदू बेटियों के साथ खड़े होते देखा है? साक्षी का इतनी विभिन्न हत्या हो गई, पर प्रियंका गांधी दिल्ली में रहकर उसके निवास तक नहीं पहुंच पाई, शायद उन्हें वीजा प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो ये बातें स्पष्ट है कि कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, या जहां जहां चुनाव होते हैं, ये चुनावी हिंदू आते हैं, अपना चोला पहनते हैं,
सिंदूर लगाते हैं, टीका लगाते हैं, त्रिपुंड लगाते हैं, जनेऊ कोट के ऊपर धारण करते हैं, पर इनका हिंदू और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो विचारधारा है जिहादियों वाली है, आतंकवादियों के सम्मान वाली है, और ये बार बार इन्होंने करके दिखाया। चाहे राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाना हो, चाहे हिंदुओं को बोको हराम से तुलना करना हो, या हिंदू बेटियों की प्रताड़ना पर चुप्पी धारण करना। प्रतिक्रिया ले लेता हूं आप दोनों की बात, आप दोनों लोगों की बात पर। देखिए सर, ये जो एक तो गौ हत्या विरोधी कानून और ये धर्मांतरण विरोधी कानून और ये हेडगेबारजी और सावरकर जी का जो चैप्टर पढ़ाई से हटाया जाएगा, ये 3 विषय कांग्रेस ने सरकार आई और 1 महीने के अंदर ही ये मुख्य उसमें लिए, और अब मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रमुखता से ग्रिप किया है। मैं ये भी पूछूंगा कि इसके अलावा ऐसा कौन सा, बाद में उनसे पूछूंगा, आप कोई भी नॉलेज में हो तो बताएं कि इसके अलावा भी कोई लोकहित का बहुत बड़ा निर्णय अगर कांग्रेस ने लिया हो जिस पर चर्चा की जा सकती हो तो निश्चित रूप से उस पर चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन मेरा पूछना सर ये है कि जब ये जैसे धर्मांतरण विरोधी जो कानून है, तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है उसमें भी बहुत स्पष्ट है कि अगर ये आपसी सहमति से, दोनों वयस्क हैं, उनकी सहमति से ड्यू प्रोसेस पूरा उसका प्रोसीजर फॉलो किया गया है, तो आप किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी धर्म में शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है, नाम बदल रहे हैं, आधार कार्ड दूसरा है, कोई और इंटेंशन है, उसके बाद जो क्राइम सामने आ रहे हैं, ये उसका है, आपने तो उसका अध्ययन किया होगा। अब इस पर कर्नाटक में जब ये डिसीजन लिया गया और भारतीय जनता पार्टी इसको जिस प्रकार से प्रस्तुत कर रही है, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया? देखिए नवीन जी, कर्नाटक के चुनाव पर जब हम जाते हैं तो एक चीज़ साफ हमें समझ में आती है कि वहाँ बजरंगबली और बजरंग दल का भी मुद्दा छाया रहा। हमने देखा कांग्रेस को उस इलेक्शन में इस चीज़ का लाभ हुआ और कहीं ना कहीं एक पोलराइजेशन की स्थिति बनी। मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ आया। जब मुस्लिम वोट बैंक आपके साथ आया है तो उसकी भावनाओं का प्राथमिकता से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कारण है उसका, क्योंकि जब आप उस वर्ग के वोट हासिल करना चाहते हैं, पोलराइजेशन होता है, तो फिर आपको वो फैसले लेने पड़ते हैं जो उस वर्ग को खुश करने वाले हों। मुझे ये लगता है कि जो गौहत्या वाला मामला हो या धर्मांतरण वाला विधेयक हो या फैसले हों, ये फैसले सिर्फ इसलिए लिए गए हैं कि उस वर्ग ने आपको वोट दिया था। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म को माने, लेकिन ये विधेयक क्या कहते हैं कि अगर आप जोर जबरदस्ती से करते हैं तो उन्हें रोकने की व्यवस्था है इसमें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कर्नाटक में जो वोट मिला था उसके आधार पर, या जो जनता का साथ हमें मिलता है, उसका हमें जवाब भी देना पड़ता है फैसले लेके। तो ये तो कर्नाटक की स्थिति हो। आपने मध्य प्रदेश की कही तो स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी के हाथ में बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। ये उस समय मिला है जब दमोह का मसला चरम पर है। मध्य प्रदेश में इस समय दमोह का मसला चरम पर है और कर्नाटक का फैसला आ गया। कांग्रेस की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, या उनके नेताओं से जो चर्चा होती है, कर्नाटक की तरह यहां गारंटी दी गई और चुनाव लड़ा जाएगा। जब आप कर्नाटक के मॉडल को अपनाएंगे तो कर्नाटक में जो फैसले होंगे उन फैसलों पर भी चर्चा होगी। और बीजेपी ने वो धर्मांतरण जैसा मुद्दा है, देखिए ये भावनात्मक है। कर्नाटक की स्थिति अलग है, मध्य प्रदेश की स्थिति अलग है। मध्य प्रदेश में अगर इस भावनात्मक मुद्दे को बीजेपी लेके आगे बढ़ती है तो कांग्रेस को वो कटघरे में खड़ा कर देगी। कारण भी है नवीन जी, एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ आप राम भक्ति की बात करते हैं, एक तरफ आप हनुमान जी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के फैसले जो दूसरे राज्यों में होते हैं वो बीजेपी को कहीं ना कहीं मुझे लगता है मजबूत करते हैं और कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ाते हैं। जी अपराजिता जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब कर्नाटक में एक अलग एजेंडा, एक अलग पर्सपेक्टिव और मध्य प्रदेश में एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ कांग्रेस जाएगी तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं नवीन जी, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता। और क्यों नहीं लगता? जिसको धर्म और आस्था का थोड़ा सा भी ज्ञान होता है ना, वो समझता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हैं ना कि तिलकधारी और ये, मेरा नाम अपराजिता पांडे, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ। मुझे कोई ये बता नहीं सकता, मैं किसी को ये कह नहीं सकती कि मैं पूजा अर्चना करती हूँ, आप भी इसमें विश्वास करिए। विश्वास आपका विचार होता है, उसका प्रचार नहीं किया जाता। सच्चे हिंदू कौन होते हैं भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं बताएगी। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसको ये आज कहते हैं, मुझे इतना हास्यास्पद लगता है, बोलते हैं जिहादियों के साथ है। अरे इतिहास उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
जो इतिहास में गुमनाम है, जिसका कोई इतिहास ही नहीं है। अरे फ्रीडम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके कौन है, एक बता दीजिएगा। स्वतंत्रता नहीं, अब ये इनकी पार्टी जनसंघ बनाई आजादी के बाद है ना। अब जैसे 1857 में जब लक्ष्मीबाई लड़ रही कि जनसंघ बनाई आजादी के मैं बाद वही तो कह रहा हूँ। तो 1800 अब अगर आप ये कहो 1857 में, पता है 1857 की जब और चीज मुझे यहाँ पे कहनी थी, नहीं वो ठीक है, लेकिन अगर जैसे मैं ये कहूँ कि 1857 की मध्य प्रदेश में बैठे हैं, हम मध्य प्रदेश में बैठे गौ हत्या की बात करूं, कल के अखबार में ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, आपने भी देखा होगा, नेहा जी ने भी देखा होगा, पौराणिक जी ने भी देखा होगा, 600 गौशालाओं में पानी, चारा, बिजली नहीं है। बाहर जाइए और देखिए गायों की क्या हालत है मध्य प्रदेश में। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र है, चेहरा। हम सावरकर जी की बात करते हैं, सावरकर जी के बारे में आई एम श्योर सबको बहुत ज्ञान होगा और उन्होंने पढ़ा भी होगा इस बारे में। सावरकर जी ने जो चीज काउस, गाय के बारे में लिखा है वो बहुत ही, आप देखेंगे भाषा और क्या लिखा है वो निंदनीय है। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र चेहरा। मणिपुर के सीएम ओपनली कहते हैं कि बीफ खाना चाहिए ना, भारतीय जनता पार्टी के होकर बीफ खाना चाहिए, बीफ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं तय कर पाती कि उनका असली एजेंडा कर्नाटक में क्या है, मध्य प्रदेश में क्या है या मणिपुर में क्या है। कर्नाटका में इनको हार का सामना करना पड़ा, हिमाचल में इनको हार का सामना करना पड़ा और मध्य प्रदेश में भी हार का सामना पड़ेंगे। जिहादी की बात में एक और चीज आपको बताती हूँ, पहली बार आईएसआई को पठानकोट में इन्वेस्टिगेट किसने करने बुलाया? भारतीय जनता पार्टी ने। वो एकमात्र प्रधानमंत्री पहले कौन थे जो बिना न्योता पाकिस्तान गए? वो थे नरेंद्र मोदी जी, बिरयानी खाने। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और मैं आपको बताती हूँ ये सब बातें आज हो क्यों रही है, ये मुद्दे भड़काए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनको तकलीफ ठीक है। लेकिन मुझे एक बात तो बता दीजिए, इनके अलावा ये मध्य प्रदेश में बहुत शानदार, ये मध्य प्रदेश में बहुत शानदार आपका मूव है, बुरा लग रहा है और ये मुद्दे हो रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में आपका बहुत शानदार मूव है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कर्नाटका में इन 3-4 के अलावा आपने कहा बहुत अच्छे, तो वहां ऐसा क्यों नहीं कि भाई बिजली वहां पे भी आप देखेंगे नवीन जी, वहां पे भी आप देखेंगे बिजली, सड़क और पानी में कितना सुधार आएगा। पर हम ये नहीं चाहते, चलिए प्रतिक्रिया लेता हूं, प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रक्ट किया जाए। प्रतिक्रिया लेता हूं जी। नेहा जी। नवीन जी, सर्वप्रथम तो मुझे लगता है कि अपराजिता जी को कांग्रेस के इतिहास को थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। जब पहली बार कांग्रेस का गठन हुआ तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? तो जिस अंग्रेज को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के अपनी पार्टी की शुरुआत करी है, उस अंग्रेजों की मानसिकता जो गुलामी की रही है, आप लोग शायद उससे आज भी बाहर नहीं आ पाए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हिंदू हैं और आप ही की तरह एक दिग्विजय सिंह हिंदू हैं जो हिंदू आतंकवाद, हिंदू सैफरन टेररिज्म को गढ़ने में लगे हुए थे, और आप ही की तरह एक महानुभव और हिंदू हैं जो कमलनाथ हैं, जो हिंदुओं की तुलना बेवकूफ से करते हैं, और आप ही के पार्टी के एक और हिंदू हैं जो चुनावी हिंदू बनते हैं, राहुल गांधी, जो कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है। और आप ही की तरह एक और हिंदू हैं शिवराज पाटिल, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो हिंदू को एक गाली की समान देखते हैं। तो इस प्रकार के जो हिंदू हैं उन्होंने ही देश को ठगने का काम किया। इसीलिए धर्म स्वतंत्र विधेयक, जहां पर हिंदू बेटियां या गैर इस्लामिक बेटियों की रक्षा की जब बात आती है तो आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। और कर्नाटक में जो ध्रुवीकरण आपने अपनाया, एक होता है कि वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखना और एक होता है मुसलमानों के लिए अलग से रखना। तो आपने मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन रखा, ये जनता तभी समझ गई थी। और जो सोनिया गांधी बाटला हाउस एनकाउंटर में 3 दिन तक रोती हैं एक आतंकवादी की हत्या पर, उस पार्टी से अपेक्षा नहीं की जा सकती। और देश की जनता ने बहुत करीब से देखा है कि जब जब हिंदू बेटियों का धर्मांतरण हुआ है, जब हिंदू बेटियों के साथ छलावा हुआ है, एक कांग्रेस का नेता बाहर बताइए जिसका बयान आया और जिसने उसके पक्ष में खड़े होकर ये कहा कि इस बेटी के साथ प्रताड़ना हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सावरकर जी से तो डरेंगे जिन्होंने अपने जीवन का शंशन और अपने शरीर का कण इस देश के लिए न्यौछावर किया है। एक लौती ऐसी कांग्रेस पार्टी है नवीन जी जिसमें 2 प्रधानमंत्री गांधी परिवार से हुए जिन्होंने अपने आप को भारत रत्न देने का काम किया है। तो डॉक्टर हेडगेवार जो राष्ट्र को जिन्होंने सर्वोपरि रखा, जिनके लिए राष्ट्र प्रेम था, जिनके राष्ट्र भक्ति थी, कहां बर्दाश्त कर पाएंगे ये लोग। और सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी कि गाय की हत्या का समर्थन करने वाले आपके के वेंकटेश जो है, के वेंकटेश ने जिस प्रकार का बयान दिया है, आपने उसकी आलोचना की क्या? इसीलिए स्पष्ट हो गया था कि 4 दिन पहले जो चुनावी हिंदू आई थी प्रियंका गांधी,
भारत जो का नाम ऊंचा किया, आरती उनके नर्मदा साथ तो मैया आप को लोग देने की खड़े जगह नहीं कर पाते। स्वयं ले रही और थी, बेटियों, उसी समय बच्चियों समझ की में आ बात गया करते था हैं। कि छद्म हर हिंदुत्व दिन जो है भोपाल आपका में, वो बहुत मध्य दिन नहीं प्रदेश चलने में वाला। 10 रेप और आज होते हैं। कर्नाटक के भोपाल परिणाम रेप के टॉप बाद तो 10 और रेप सामने आ गया है कि में धर्म बन गया। स्वतंत्रता 18 विधेयक साल आप से वापस लेते हैं भारतीय और जनता मुस्लिम पार्टी की रिजर्वेशन को सरकार आप है। पहले रखते हैं। आंकड़े उठा के देख नवीन लीजिए, जी, मैं जनता जी। आपको माफ नहीं करेगी। जी, आज जी। नवीन जी, हर एक वर्ग, बहुत महत्वपूर्ण किसान, बात महिला, मैं युवा, हर जी। मैं इस वर्ग आज रैट इतना फाइट त्रस्त की है, जगह मैं एक बहुत आक्रोशित है। महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ, 2018 क्योंकि आप बहुत में पहले बोल कमलनाथ जी चुकी है, की मुझे मीटिंग कॉक एंड और फाइट कांग्रेस नहीं पार्टी करनी है को आपके चुना साथ था। यहाँ और बैठकर अभी आप सुन प्राजिता जी। लीजिए देखेंगे अपराजिता जी, 2023 में सुन लीजिए कि जरा, किसको चुनेंगे। सुन लीजिए जी। एक और तो इनका ध्रुवीकरण का एजेंडा है कर्नाटक के अंदर, जनता और साथ दूसरी देखेंगे महत्वपूर्ण कि बात जनता यह है किसके कि इन्होंने साथ है। बिजली की उनको बात की पता है थी। कि क्या आज सत्य है और क्या 2.84 प्रोपेगेंडा है रुपीस और प्रति क्या यूनिट, असत्य भारतीय यानी कि जनता लगभग पार्टी 3 बोलती रुपया है। इन्होंने बिजली पर बढ़ा दिया है कर्नाटक में, और के साथ पानी चर्चा का समाप्त। बिल डबल हो गया है। अंतिम पानी का बिल जो हाफ की बात हुई थी वो डबल हो गया है। प्रतिक्रिया के तो साथ कांग्रेस चर्चा पार्टी समाप्त करूंगा। केवल हर स्तर पर अंतिम छलावा, प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। हर पल छलावा। अभी अब पब्लिक पे छोड़ते हैं, समय सीमा हमें इजाजत नहीं दे रही है अपराजिता जी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, जिस प्रकार से चर्चा में संवाद और भाव भंगिमाओं का स्तर इतने गर्माहट पर आ गया है, तो ये मुद्दा जो है मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से गर्म रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी पार्टी है, किसी भी एक मुद्दे पर उसकी राय निश्चित रूप से एक जैसी होनी चाहिए। तो इस पूरे मसले पर, और जब खासकर कमलनाथ जी एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो शुरुआत से उनका अपना एक रवैया एकदम अलग है, तो ऐसे में अब ये चीज़ अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ बहुत जोर शोर से प्रस्तुत करेगी, तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में तो कहीं ना कहीं इनके जवाब खोजने होंगे। नवीन जी, बात सही है। जब मध्य प्रदेश में कर्नाटक के चुनाव की चर्चा होगी और इस तरह के मसले आएंगे, तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस को ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। बीजेपी की खूबी है और वो पिच तैयार करती है। मुझे ये लगता है कर्नाटक में जो 2 फैसले हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के हित की पिच तैयार हो रही है। आने वाले समय में कांग्रेस को हो सकता है ये भी जवाब देना पड़े, क्या कर्नाटक में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश में भी लागू होंगे सरकार आने पर? यही पूछ रहे हैं, आज ही पूछ रहे हैं वो। तो समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से जो निर्णय कर्नाटक सरकार ने लिए, हो सकता है कि वो वहाँ की जन भावनाओं के अनुरूप हों, लेकिन पूरे देश की जन भावनाएं रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों के लिए एकदम तैयार हैं, उन ज़रूरतों के साथ खड़ी हैं। सबको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था चाहिए। कांग्रेस के मूल मुद्दे भी यही थे। मोहब्बत की दुकान में सबसे बड़े प्रोडक्ट ये थे, लेकिन मोहब्बत की दुकान में निकल रहा है धर्मांतरण विरोधी कानून, उसको रद्द करना है। मोहब्बत की दुकान में भाई वो आप कह रहे हो कि उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने सिलेबस में से इनको हटा दिया, आपने उनको हटा दिया। तो मोहब्बत की दुकान में तपती हुई जमी है, जलधार बांटना है। मोहब्बत की दुकान में नफरत कैसे बांट सकते हैं, प्यार बांटना है। लेकिन यहाँ फिर वो दौर शुरू हो गया। तारीफ करनी होगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की, बहुत खुले शब्दों में मैं ये बात कर रहा हूँ। आप जाइए छत्तीसगढ़ में, वहाँ लोग गोबर खरीद रहे हैं। अगर कांग्रेस का वो एजेंडा नहीं है, तो फिर वो भूपेश बघेल जी का इंडिविजुअल एजेंडा हो सकता है। वो अपने गांव से ताल्लुक रखते हैं, गोठान चल रहे हैं, गोबर खरीदा जा रहा है, गोबर से एलॉइड प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, गोबर से पेंट बनाया जा रहा है, गोबर से खाद बनाई जा रही है वहाँ। और गांव-गांव में रामायण हो रही है। अभी वहाँ अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हुआ, चंदखुरी में कौशल्या जी के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, 10 से ज़्यादा बड़ी राम की प्रतिमाएं लगा दी। तो छत्तीसगढ़ का अपना एक एजेंडा है, कांग्रेस उसको प्रस्तुत कर सकती है। कर्नाटक का अपना एक एजेंडा है। अगर कांग्रेस राज्य दर राज्य अलग अलग एजेंडों पर काम करेगी, तो कांग्रेस को अपना एजेंडा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के लिए स्थिति हो जाएगी कि ढूंढते रह जाओगे। इसलिए सबसे बेहतर जिसका एजेंडा हो, सबसे बेहतर जिसकी नीतियां हों, और जो बेहतरी के लिए जरूरी हो, जिन पे अनावश्यक चर्चा ना हो, शुरुआत तो कम से कम उसे करें। तो कर्नाटक के ये डिसीजन, कर्नाटक के ये निर्णय राजनीतिक नाटक का कारण बनेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।